हेलो गाइस। तो साइकोलॉजी के अंदर जो लेक्चर था, लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देखना, क्योंकि मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ आप लोग लेक्चर लेने के बाद में क्वेश्चंस करने में इंटरेस्टेड हो या फिर डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के बाद में क्वेश्चंस करने में। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके लिए क्या बढ़िया है। लो, सब गायब करवा देना आपने। रुको अब। हाँ, आप सोच रहे होंगे ना कि आपने क्या किया मैम, गलती तो आप इससे हुई थी। हाँ भाई, मेरी से ही गलती हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वापस से लिखना पड़ेगा यार सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो शांति से, ताकि आप लोग मुझे बता सको कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ओके, देखो आपसे मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक ऑप्शन ए ज़्यादा सही था कि पहले आपको लेक्चर पढ़ाऊँ थोड़ा बहुत, उसके बाद में क्वेश्चंस करवाऊँ। बट एक वो चीज़ होती है ना कि क्या पता आपको साइकोलॉजी पहले से आती हो, तो फिर ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। तो आपके रिव्यू में जानना चाहती हूँ सीरियसली। ठीक है, तो सबसे पहले साइको शब्द का जो प्रयोग है वो लॉन्जे ने, लॉन्जे वैज्ञानिक का नाम है, पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मेटेरियलिज्म में किया था। ठीक है, तो अब देखो एक बात ये है कि अब आपको ये तो बता दिया मैंने साइको। अब कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे मैंने साइकोलॉजी शब्द बताया था और यहाँ पे मैं साइको शब्द की बात कर रही हूँ। ओके, और मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का धनात्मक विज्ञान मैकडूगल ने 1908 में कहा था। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा था? तो ध्यान रखना, मैकडूगल नामक वैज्ञानिक ने कहा था। और कब कहा था? तो 1908 में। इसके बाद में उद्दीपक अनुक्रिया उपागम का उल्लेख किसने किया था? तो ध्यान रखना, वॉटसन ने किया था। कब? 20वीं शताब्दी में, है ना। और इस उपागम को यंत्रवादी, साहचर्यवादी या अवयववादी भी कहा जाता है। इस उपागम में जो मनोविज्ञान को विज्ञान का रूप दिया है ना, इसमें व्यवहार का आधार, है ना, और उसके साथ में एक सेकेंड, हाँ, मनोविज्ञान को विज्ञान का रूप, इसमें व्यवहार का आधार, अधिगम, उद्दीपक, अनुक्रिया, साहचर्य व अंतर्निहित को माना गया। मतलब ये सब इसके अंदर सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद में संज्ञान परक उपागम क्या होता है? तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने व्यवहार की व्याख्या संज्ञानात्मक मानचित्र प्रत्यक्षीकरण सूचना के संगठन के आधार, सूचना संगठन के आधार पर की है। तो उस हिसाब से संज्ञान परक उपागम क्या होता है वो आपको बताया गया है ना। उसके बाद में संवेग का नियंत्रण केंद्र पूछ ले आपसे, तो ध्यान रखना वो होता है उपथैलेमस। ठीक है, और प्रतिवर्ती क्रिया का संपादन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, ये ऐसे है ना, थोड़ा सा हो जाता है हिंदी में जब लिखते हैं तब, बट आप लोग समझना, सुषुम्ना। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई क्या आपसे पूछा जा सकता है? तो ध्यान रखना, स्नायु। संवेग व्यक्ति का तीव्र उपद्रव, ये किसने बोला था? तो ये यंग नामक मनोवैज्ञानिक ने बोला था। बहुत बार पहली बार पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं होता यंग यहाँ पे है क्या, है ना। तो ये वैज्ञानिक का नाम है। संवेगानुभूति में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? सक्रिय होता है। ये एपिनेफ्राइन व नॉर एपिनेफ्राइन रस का स्रावित करता है। ठीक है, इसके बाद में ये हो तो यहाँ पे स्टाइल मारने को आया है। किसी वस्तु के बारे में साधारण अनुभूति क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। और श्वेत पटल का जो 1/6 भाग है वो पारदर्शिक होता है। इसके बाद में जो प्रकाश तरंगे होती है 400 से 750 माइक्रो, है ना, वो उसके प्रति जो मानव के नेत्र जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। उसके अलावा संवेदना का जो सार्थक रूप है वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है ना। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो संवेदना का सार्थक रूप है। अवधान का प्रकार रुचि जनम होता है और ऐच्छिक होता है। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि ब्रूनो के हिसाब से क्या है, ब्रूनो चिंतन वगैरह कैसी चीज़ बताइए? तो ध्यान रखना, ब्रूनो वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने बताया कि जो चिंतन ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें पूर्वानुभवों, प्रतीकों, प्रतिमाओं, विचारों, संप्रत्यों को प्रयुक्त किया जाता है। ये किसने बताया है? ब्रूनो ने बताया कि चिंतन के अंदर क्या क्या आएगा, है ना। और चिंतन में मस्तिष्क की भूमिका पर बल देने वाला सिद्धांत जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है केंद्रीय सिद्धांत। तो चिंतन में मस्तिष्क की भूमिका पर बल देने वाला सिद्धांत जो है वो कहलाता है केंद्रीय सिद्धांत। चिंतन में स्वर, यंत्र व नेत्र गति पर बल देने वाला जो सिद्धांत है वो कहलाता है परिधीय सिद्धांत। तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय सिद्धांत क्या है और परिधीय सिद्धांत क्या है ना। किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करना, किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करना क्या कहलाता है? तो ये संप्रत्यय कहलाता है। इस या उस विशेषताओं पर आधारित संप्रत्यय संबंधात्मक, ठीक है, इस या उस विशेषताओं पर आधारित संप्रत्यय को क्या कहते हैं? तो वो बोला जाता है संबंधात्मक संप्रत्यय। ब्रूनर के अध्ययन में प्रयुक्त सामग्रियाँ, है ना,
कैसी थी? तो देखो ब्रूनर साहब ने क्या किए थे, प्रयोग किए थे, उसके बाद ही तो किसी निर्णय में पहुँचते हैं। तो उन्होंने जो यूज़ किया था सामग्रियों का वो बिल्कुल कृत्रिम थी। और संप्रत्यय निर्माण का जो उभयनिष्ठ मध्य स्थात्मक प्रक्रम जो सिद्धांत है वो दिया था रीड ने, है ना। और प्रकार्यात्मक स्थिरता पर बल किसने दिया था? तो वो दिया था डंकर और लचिन्स भी बोल सकते हो आप इनको, ये वैज्ञानिकों के नाम है। पावलोव के सिद्धांत में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पावलोव के सिद्धांत में जो कुत्ते की कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन हुआ था? तो ध्यान रखना पेरोटिक ग्रंथि का जो पावलोव ने सिद्धांत दिया है, उन्होंने जो प्रयोग किए थे वो कुत्ते पर किए थे। प्रयासों के संदर्भ में शीर्ष रेखा पर प्रयोजनों के निष्पादन को अधिगम वक्र कहा जाता है। तो अधिगम वक्र क्या है, ये उसके बारे में आपको बताई गई चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा अधिगम के बारे में संपूर्ण जानकारी को दिखाने वाला जो चक्र है वो किस प्रकार का, ध्यान रखना एस आकार का है। तो इन लाइनों से ना एज इट इज सवाल बनते हैं, जैसे कि अधिगम के बारे में संपूर्ण जानकारी देकर दिखाने वाला चक्र कैसा है? तो ऐसा आकार का। पता होगा तो टिक करोगे, नहीं पता होगा तो क्या ही करोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबिंगहास के वक्र में निरर्थक पदों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना 2300 थी। इसके बाद में स्मृति प्रक्रिया के चरण, है ना, स्मृति प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं? तो स्मृति प्रक्रिया के अगर चरण पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना सबसे पहले अर्जन, फिर अंतराल, फिर धारण, फिर पुनरुद्वार, ठीक है। पुनरुद्वार को पुनस्मरण भी कहते हैं। मतलब सबसे पहले अर्जन, किसी भी चीज़ का अर्जित करोगे, उसके बाद में अंतराल, उसके बाद में धारण, उसके बाद में पुनरुद्वार। ये होते हैं चरण किस चीज़ की? स्मृति प्रक्रिया की। इसके बाद में विवरण स्मृति को दीर्घकालीन स्मृति भी कहा जाता है। जो विवरण स्मृति है उसको दीर्घकालीन स्मृति। अब क्वेश्चन देके पूछ सकते हैं कि दीर्घकालीन स्मृति निम्न में से क्या है? तो ध्यान रखना विवरण स्मृति ही, क्योंकि आपको पता है ना कोई भी चीज़ को अच्छे से विवरण करके डिटेल में पढ़ते हो तो वो आपको लंबे टाइम तक भी याद रहती है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये मैं वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वैसे मुझे लगता है कि वो वाला पैटर्न ज़्यादा बेस्ट है, बट देखते हैं कितने बच्चे क्या बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।